पानी ना। देखो जी, लड़ाई ना करना। मुझे तो आपको ये बात बतानी ही नहीं थी। तू जो बोली सच है ना? बच्चों की कसम खाऊं, एकदम सच्ची बात है। देख, धर्म सिंह सगा भाई से हमारा, अगर थारी बात झूठी निकली, माँ भवानी की कसम थारा सर खड़े की तरफ फोड़ दूंगा। भाई साहब, मासा की सौगंध खाकर बोलो, आप सच बोल रहे हो? अरे मारे पे भरोसा ना है? अरे खून हूं थारा। भरोसा है तभी तो थारे से मिलने आया हूँ। तुम्हारी बात सुन, लोनावाला का जो बूसी बांध है ना, उस बांध के पास एक खंडहर है, उसी खंडहर में वो दफन है। भाई साहब, एक बात पूछनी थी। पूछो। भाई साहब, मेरी लुगाई केसर कह रही थी। अरे ना रघु, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतफहमी हुई है बस। चल जल्दी कर। इसी के अंदर है छोटे। भाई साहब, थारे को कैसे पता इसी में दफन है? खोदना शुरू करते हैं, मिल जाएगा। चल जल्दी आ। जल्दी कर। डूंगरपुर राजस्थान के रहने वाले दो सगे भाई धर्मवीर सिंह और रघुवीर सिंह मुंबई के पास हिल स्टेशन लोनावला आए थे। वो कुछ खोज रहे थे और अचानक नफरत खून से गाढ़ी साबित हुई। वो ऐसा कौन सा राज दफन था इन खंडरों में जिसके लिए छोटे भाई रघुवीर सिंह ने अपने बड़े भाई धर्मवीर सिंह का कत्ल कर दिया? दोनों ने एक ही मां की कोख से जन्म लिया था, दोनों एक साथ पले बड़े थे, दोनों में महज 2 साल का फर्क था। दोनों ने एक साथ अपना गांव डूंगरपुर छोड़ा था और रोजी रोटी कमाने के लिए अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर चले आए थे। अरे वाह, धर्म, रघु, लगता है अब मारे को भी तुम दोनों से ही घड़ा बनाना सीखना पड़ेगा। अरे नहीं मासा, आप तो उस्तादों के भी उस्ताद हो और हम तो सिर्फ आपका हाथ बटा रहे हैं। मासा, अब हम सिर्फ गड़े बनाएंगे और आप बेचना। बहुत सारे गड़े बनाएंगे और उससे बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे। जेवर खरीदेंगे अपने मासा के लिए हमारी कमाई से। माँ भवानी ने हमारे को 2-2 हीरे दिए हैं। ओ बनसा बागम दूल्हा गाया
ओ केसर, मासा खांसी है कब से? सुनाई नहीं पड़ रहा थारे को? जी हुकुम। मासा, मासा उठिए, पानी दीजिए। लेट जाइए मासा। दवा तो खत्म हो गई है जी, धर्म भाई से शाम को ले आएंगे। पर मासा की तबीयत तो बहुत बिगड़ गई। कतरा को दियो भाई। भाई साहब सिर्फ 14 रुपया। 14 रुपया तो ज्यादा भाई, 8 रुपया लगा दिया, 8 रुपया में दे दे। माल 10 मील दूर से पैदल आते हैं सरकार, कारीगरी तो देखो। 8 रुपया देना है तो दे दे, नहीं तो तेरा भाई कोई और दे सी। सरकार 14 रुपए में ऐसा घड़ा कहीं नहीं मिलेगा। 8 रुपया। अरे भाई साहब वापस तो आ जाओ, सुनो। नहीं, 8 रुपया में। अच्छा ठीक है, 8 तो 8 ही सही, वापस आ जाओ भाई साहब, आ जाओ भाई साहब। अरे पहुंचने के वक्त नाराज होकर नहीं जाते, ले जाओ। देख भाई, 2-4 दिन में घड़ा गलने मलने लगा तो वापस ला कर दूंगा, 8 पीसे सारा वापस ले जाऊंगा। ये घड़ा गले तो आपको 101 रुपए दे दूं सरकार। अरे कारीगर मारा भाई रघुवीर सिंह है, पूरे राजस्थान में ऐसा कारीगर नहीं मिलेगा। खतरा होगा, ठीक है? केसर जल्दी से मासा को खिला दो। बहुत देर से खांसी है मासा, तबीयत बिगड़ती जा रही है भाई साहब। लगता है अस्पताल लेके जाना पड़ेगा मासा को। अस्पताल जाए हमारे दुश्मन, मैं तो माँ भवानी के चरणों में बैठने जा रही हूँ। ऐसी बात मत नहीं करो मासा। हम दोनों आपको कुछ नहीं होने देंगे मासा। तुम दोनों हमेशा प्यार से रहना, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना। बेटा अपनी मासा के गले लगो। मासा, 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 मासा मासा मासा, मासा गई छोड़कर। ना रुको, मासा मैं छोड़ के नहीं जा सकती। मासा मासा भाई साहब रुको, भाई साहब रुको, क्या कर रहे हो भाई साहब? भाई साहब रुको, रोटी रोटी को लात नहीं मारते ऐसे। खाक रोजी रोटी, दिन भर तुम चक्के पर पिसते हो, मैं बाजार में, हाथ में 2 पीसे नहीं आते, ऊपर से ग्राहक की खरी रोटी सुनो। भाई साहब शांत हो जाओ भाई साहब। हाँ, अब पानी पियो। केसर पानी आना। हाँ इधर आओ, बैठो भाई साहब, आओ बैठो, अब बैठो तुम, बैठो। भाई साहब शांति से सोचो, इससे गुजारा तो होता है, रोटी तो नसीब होती है। जिंदगी में और भी चीज होती है छोटे, जिसके लिए पीसे लगते हैं और जो हम ये घड़े बनाकर कभी नहीं पाएंगे। पहले पानी पियो भाई साहब। देखो भाई साहब, मासा ने हमें बचपन से यही काम सिखाया है, इसके अलावा हम कुछ जानते भी तो नहीं। वो जमाना अलग था छोटे, और आज का जमाना अलग है। बहुत जल्द हमें रोटी भी नसीब ना होगी। तो करे तो क्या करे? चोरी करे, डाका डाले? मैंने सोच लिया रघु, हम ये मनहूस गांव ही छोड़ देंगे, शहर जाएंगे, मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे। अब क्या बोल रहे हो? बावले तो नहीं हो गए आप? रघु हम मुंबई जा रहे हैं। मुंबई?
बाबूजी, बाबूजी, बच्चों के लिए ले लो बाबूजी। कितने में? सिर्फ 200 रुपए। 200 ज़्यादा हो गया, 50 में दे रहे हो? बाबूजी 100 में तो खरीदी है हमारी, ले लो ना। 50 में दे दो। बाबूजी नुकसान हो जाएगा बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी ठीक है 50 ही सही बाबूजी। ठीक है 50 में ही ले लो। बच्चे के काम आएगी ले। भाई साहब, मजा नहीं आ रहा है यहाँ। पीछे तो आ रहे हैं छोटे, दिन के 60-70 कहीं नहीं गए, आगे और आएंगे, सबके आते हैं। लोग इस शहर को सोने की नगरी ऐसे नहीं बोलते। लेकिन हम कुछ बना तो नहीं रहे हैं, सिर्फ दूसरों का माल बेच रहे हैं। हम वो बेच रहे हैं छोटे जो बिकता है, प्लास्टिक का माल। घड़े खरीदता कौन है? घड़ों का जमाना अब खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गई सारी कारीगरी। मैंने देखा है जी, क्या देखा तूने? वो एक दुकान में घड़ा बेच रहे थे, 300 रुपया में एक। 300? तुम तो इसमें ना ही पड़ोगे सर। अरे वो बड़े बड़े दुकान वाले हम जैसे कारीगरों से 10 रुपए में घड़े बनवाते हैं और 300-400 में बेचते हैं। उन दुकानों में कोई तोल मोल नहीं, कोई तकाजा नहीं। वो लोग 300 में बेच सकते हैं तो हम 100 में तो बेच ही सकते हैं भाई साहब। अगर ऐसा होता छोटे तो हमारी सारी बिरादरी यहाँ घड़े बेच रही होती। तुमने ये घड़े बनाना और बेचने का ख्याल छोड़ ही दो। ना भाई साहब, मैं तो ये शहर छोड़ने की सोच रहा हूँ। एक बार जो इस मुंबई नगरी का पानी पिया ना, वो यहीं जिया यहीं मरा। और तुम जाओगे तो जाओ कहाँ? हमारे को ना पता, बस इतना पता है कि अब यहाँ नहीं रहना। मासा को दिया हुआ वादा तोड़ रहा है छोटे, अपने भाई साहब को अकेला छोड़ के जा रहा है। मासा इस शहर में एक दिन भी ना रहती भाई साहब। ये भीड़, ये लालच, कभी नहीं। मैं तो कहूँ आप भी चलो हमारे साथ भाई साहब, खड़े बनाएंगे, इज्जत से रहेंगे। चल केसर, राम राम सर। ये कौन सा गांव है जी? मावल मुंबई से दूर नहीं, पर उसकी जिंदगी से बहुत दूर है। यहाँ का पता किसने दिया? एक गाड़ी वाले साहब बोले यहाँ के लोग अभी भी घड़े इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा अपना गांव क्या बुरा है जी? वहीं चलते, अपना घर भी है। मासा और भाई साहब के बगैर कैसा गांव कैसा? यादें रुलाएंगी, यहाँ नई शुरुआत होगी, नई जिंदगी होगी। आइए भाई साहब, बहन आइए, घड़े लीजिए, घर के घड़े। पानी रखिएगा, ठंडे हो जाएंगे। कैसा लगा है?
भाई साहब? धर्म भाई साहब, धर्म भाई साहब, छोटे धर्म भाई साहब, आपको इतने सालों बाद हमारी याद आई? तुम भी तुम्हारे को भूल ही गए थे छोटे। सोचा आकर दोनों को याद दिला दूं। अब 2 नहीं है 4 हो गए भाई साहब, अब ताऊ बन गए हो। क्या बोल रहा है? अरे वाह छोटे। आओ भाई साहब चल। कैसी हो केसर? जी अच्छी। अरे 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 चल ताऊ सा को बनी कम्मा करो। ठीक है मम्मा। खम्बा घड़ी, आजा बैठ। पहले पता होता तो ऐसे खाली हाथ नहीं आता। ले जा, मासा के पास जा। बहुत बार सोचा मुंबई आकर थारे से मिलो भाई साहब। पहले कामकाज में मुश्किलें थी, पर अब ठीक है। तुम खुश तो हो ना छोटे? हाँ बहुत। अब आप आ गए हो, हमें क्या चाहिए? ये केसर, पहले बढ़िया चाय, फिर जम के खाना। हाँ, हमारा बड़ा भाई आया शहर से इतने सालों बाद, आज जश्न हो गया जश्न। जा। साहब आ जाओ। एक आदमी आया है, उसके पास चाकू है और चाकू पर खून लगा है। कहता है कि मैंने अपने भाई का खून किया है। क्या? हाँ साहब। तुमने अपने भाई का खून किया? हाँ। लाश कहाँ है? वो जंगल में खंडर है, वहाँ। यहीं से रास्ता है। वहाँ साहब। चलो जल्दी। शेडगे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हो साहब। और तुम लोग? जी सर। आसपास देखो, कुछ मिल जाए तो। जी सर। बड़ा भाई था तुम्हारा? जी सरकार। तुमने खुद आकर अपने आप को हमारे हवाले किया है। अफसोस है कत्ल करने का। क्यों मार दिया अपने भाई को? भाई साहब, आप यहीं क्यों नहीं रह जाते हमारे साथ? अरे यहाँ रखा क्या है छोटे? मुंबई के लाल मास के बाद ये गांव तो फीकी दाल है, और आजकल वहाँ धंधा बहुत जोर पकड़ा है। रोटी लो। शादी कर ली क्या भाई साहब ने? करना तो चाहता हूँ रघु, लेकिन अभी नहीं। थोड़े पैसे और जोड़ लूँ तब। ठीक है, जब भाभी से आ जाएंगी ना, तब आ जाइए, आप साथ मिलकर रहेंगे। अरे ना रघु, मैं तो कहूँ तुम लोग भी वापस मुंबई चलो, लेकिन तुम तो आओगे नहीं। अच्छा लगा मिलके छोटे, बहुत अच्छा लगा। चलता हूँ। भाई साहब यहीं रुक जाते बढ़िया होता। जेठ जी, मान लीजिए इनकी बात, रुक जाइए या फिर आते रहिए। चलता हूँ छोटे, देर हो रही है। जेठ जी, मान लीजिए इनकी बात, रुक जाइए या फिर आते रहिए।
ए सेठ, सुहागरात मनानी है तो पूरी रात का रोकड़ा लगेगा, वरना जल्दी से निपटा और निकल यहाँ से। देखिए भाई जी, आपके लिए सबसे शानदार घड़ा दिखाता हूँ, एक बढ़िया सा घड़ा है। क्या भाव दिया भैया? ये जी छोड़िए जी, 25 का है, 20 लगा देता हूँ आपके लिए। आप 18 में दीजिए। जी 18 में। देखिए मजबूत है, पानी रखोगे ठंडा हो जाएगा। राम राम सा जेठ जी, वो ठेले पर गए हैं, खाने पर आएंगे तो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। थारे को खुशी ना हुई मारे को देख के? जी तुमने ही तो कहा था कि रह जाओ या आते रहो। तो लो आ गया मैं। जेठ जी ये क्या कर रहे हो? वही जो तारे मन में भी है। अरे भाई साहब, आप कब आए? सब खैरियत तो है? क्यों छोटे, ऐसे मिलने नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकते भाई साहब? ये अपने धर्म भाई साहब दिन में आते हैं, शाम को चले जाते हैं, रात को रुकने कहो तो मना करते हैं, पता नहीं क्यों। अब तो उन्हें मनवाना ही पड़ेगा कि यहीं रुक जाओ, मुंबई से भूल जाओ, साथ रहेंगे तो दिल को ठंडक मिलेगी। हाँ, और इस घर को आग लगेगी। कौन है? मैं हूं। वो ठेले पर गए हैं। तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगी? पहले जाकर आप उनसे मिल लीजिए, उनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बात? तूने अपना मुंह खोला साली, भाई भाई में जहर घोल दिया। भाई साहब यहाँ आए और बिना मिले चले गए दरवाजे से। तू सच बोले ना किस? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? थारी वजह से भाई साहब हमारे से मुंह मोड़ लिए, फोड़ कर जवाब भी नहीं दे रहे वो। इसमें हमारा क्या कसूर है? झूठी है तू, झूठ बोल रही है तू। मैं झूठ बोलूं? हाँ हाँ झूठी है तू। भाई साहब ऐसी नीच हरकत कभी ना कर सकते। अच्छा, तो क्या मैं कर सकूं? हेलो भाई साहब, राम राम साहब। क्या हाल है रघु? मैं बढ़िया हूँ भाई साहब। आप घर आए और बिना मिले चले गए। कुछ काम आ गया था छोटे। भाई साहब थारे से कुछ बात करनी थी। हमारे को भी बात करनी है। मैं पूना में ही हूँ, कल मिले? आएगा मिलने? सरकार, बड़े भाई के साथ सिर्फ बात करने गया था। भाई साहब आपने बुलाया? छोटे चाय पिएगा? हमारी बात सुन, बैठ। देख, मैं मुंबई में एक सेठ की नौकरी कर रहा हूं। मैंने सेठ की और उनके एक दोस्त के बीच की बात सुनी। ये सेठ जो है ना, एक नंबर का चोर है, बहुत पैसा बनाया है। लेकिन भाई साहब इन सब बातों से अपना क्या लेन देन? छोटे सेठ ने पैसा छिपा कर रखा है, लोनावाला के पास एक खंडहर में दफना दिया है। निकाल लेते हैं और वापस अपने गांव डूंगरपुर चलते हैं। जिंदगी भर मजे करेंगे, घी खाएंगे। छोटे, अब मैं भी इस मुंबई नगरी से ऊब चुका हूं।
यहाँ पीसा तो है पर जिंदगी नहीं। चल वापस चलते हैं। अगर मासा जिंदा होती तो कहती कि अभी आ जा। तू रुक, मैं चाय वाले को पीसा देके आता हूं। एक तरफ मेरे भाई साहब हमारे साथ इतना सारा पैसा बांटने को तैयार थे, और दूसरी तरफ हमारी बीवी कह रही थी कि भाई साहब ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। चल छोटे। भाई साहब मासा की सौगंध खाकर बोलो, आप सच बोल रहे हो ना? अरे मारे पे भरोसा ना है? अरे खून हूं थारा। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बीवी की इज्जत पे हाथ डाला था, तुम्हें उसका बदला लेना था। ऊपर से पैसों की लालच ने तुम्हें पूरी तरह से अंधा कर दिया। तुम लोनावला अपने भाई का मर्डर करने के इरादे से गए थे ना? ना सरकार, हमारा ऐसा कोई इरादा ना था। यही जगह है छोटे। लेकिन भाई साहब खोदेंगे कैसे? भाई साहब हमारे को मार डालने के इरादे से वहां आए थे। उस जगह कोई पैसा वैसा ना था, सब झूठ बोला था हमारे को वहां खंडर में बुलाने के लिए, ताकि वो आराम से हमारा कत्ल कर सके। हमारे को मार डालने के लिए यहां बुलाया था। चाल चलिए आपने। तेरी लुगाई की जुबान भी तो चली। मैं क्या करता? थारी नजर में गिरा दिया हमारे को केसर ने। तो माफी मांग लेते हमसे, केसर से माफी मांग लेते। मतलब थारी लुगाई का कुत्ता बन कर हूं। वो मेरा मजाक उड़ाए, मुझे नीचा दिखा के बोले कि थारे पे हमारी मर्द की मेहरबानी है। सरकार, भाई साहब को मैंने मारा नहीं, वे मारे हाथ तो मर गए। खून का रिश्ता था जी हमारा। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तुम दोनों हमेशा प्यार से रहना, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना। हमें को चुप ही रहना चाहिए था। ये मनोज दिन देखना ही ना पड़ता। ना केसर, तारी गलती ना है। तारे ना बताने से सच्चाई तो ना बदलती। हम अपने गांव में ही अच्छे थे केसर, वहीं रहते तो ये सब ना होता। एक रोटी कम खा लेते, पर हंसी खुशी जिंदगी गुजरती। एक ही मां की कोख से जन्मे दो सगे भाई एक साथ पले बढ़े, एक साथ अपना गांव छोड़कर शहर आए 4 पैसे कमाने। 4 पैसों की नगरी ने दोनों भाइयों के बीच ऐसी दरार डाली जिसकी लकीर
खून से खींची गई। बड़े भाई धर्मवीर सिंह ने छोटे भाई रघुवीर सिंह का कत्ल करना चाहा और बदले में अपनी जान गंवा बैठा। छोटे भाई रघुवीर सिंह ने खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर किया। रघुवीर के हाथों हुए जुर्म को सेल्फ डिफेंस में गिना गया। अदालत ने सजा सुनाने में नरमी दिखाई। उम्र कैद की जगह रघुवीर को 7 साल की सजा हुई है। आज का यह केस एक बहुत ही दुखद दास्तां है प्रवासी मजदूरों की, जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज घटती जा रही हैं। पारंपरिक व्यवसाय दिन ब दिन दम तोड़ रहे हैं। शहरों की पत्थर दिल सड़कों पर कारीगरों और कलाकारों की गरिमा कुचली जा रही है। ऐसे दम घोट देने वाले माहौल में फ्रस्ट्रेशन को दस्तक देने में देर नहीं लगती। निराशा और लालच में चूर इंसान नशे में डूबने लगता है। दादी 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी आराम से आराम से। आराम से चाची आराम से। दादी दादी आराम से सब कुछ ठीक हो जाएगा दादी। ऑटो है। हाँ आराम से दादी आराम से। गोपाल पकड़। हाँ पकड़ो। आराम से दादी। दीपक भैया अब माँ और पापा को खबर कर देंगे। हाँ मैं उन्हें बता दूंगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू जल्दी से अस्पताल पहुंच। अरे सुनो, रत्ना बहन को देखा क्या? अरे रत्ना बहन, गोपाल की दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। गोपाल उन्हें लेकर अस्पताल गया हुआ है। हे भगवान! अरे ओ गोपाल के बापू! गोपाल के बापू! क्या हुआ? अरे अम्मा की तबीयत फिर खराब हो गई। गोपाल उन्हें अस्पताल लेकर गया है। हे भगवान, फिर से अस्पताल। क्या हुआ अम्मा को? ये सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। बहुत अच्छा किया बेटा। अब कैसी है अम्मा? पहले से तो ठीक है, बस अभी अभी नींद लगी है। सर दोबारा ड्रिप चढ़ा है। इनका बीपी भी अनस्टेबल है। ये चौथी बार आई हैं अस्पताल में। जी डॉक्टर साहब, पिछले 2 महीनों में 4 बार बीमार हो गई है अम्मा। इनका पूरा चेकअप करना होगा। इनकी छाती में कंजेशन है, मेरा मतलब इनकी छाती में पानी भर गया है। हालत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब क्या दवा खिलाने से आराम नहीं मिलेगा? इस बार के लिए मैं दवा लिख देता हूँ, लेकिन इनकी हालत ऐसी नहीं है कि आप घर से बार बार इन्हें अस्पताल लेके आए। मेरा तो ये कहना है कि आप इन्हें यहीं एडमिट कर दो,
और सारा चेकअप करवा लो। लेकिन डॉक्टर साहब खर्चा तो बहुत होगा ना। आपके पास बीपीएल कार्ड होगा तो खर्चे में रियायत हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो खर्चा लगेगा ही। और हाँ, वाकई हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर साहब आप दवाइयाँ लिख दीजिए, हम फिर आकर दादी को एडमिट कर देंगे। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। हॉस्पिटल की चौखट सभी को दस्तक देती है कि खर्चा भारी होने वाला है, और अगर हॉस्पिटल की चौखट पर खड़ा इंसान गरीब हो तो यह दस्तक कहर बनकर टूट पड़ती है। एक के बाद एक टेस्ट, महंगी दवाइयां, हॉस्पिटल के रूम का किराया, ये खर्चे आसमान छू जाते हैं और गरीब इंसान को जीते जी मार डालते हैं। गोपाल और उसका परिवार उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता था, जो 10 साल पहले मुंबई के बोरीवली इलाके में आकर बस गए थे। गोपाल के माता पिता एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते थे और 17 साल का गोपाल पास के म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ता था। गोपाल के पिता रघुराम अपनी बीमार मां का इलाज करवाने के लिए उसे गांव से मुंबई ले आए थे। इलाज का खर्च इस मजदूर जोड़े की कमर तोड़ रहा था। हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। 12 जनवरी 2012, बोरीवली, मुंबई। चालीस 620। बाबा ये तो सिर्फ 630 है। इससे ज़्यादा मेरे पास एक दहला भी नहीं है। लेकिन बाबा डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 1000 रुपये लगेंगे। क्या करूँ बेटा, महाजन आज की मजदूरी आधी काट कर देगा, वो भी कल देगा। बस इतने में ही काम चलवा दे। हाँ, जितनी दवा आएगी इन पैसों में ले आ। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। ₹1755। 1755 रुपये? हाँ बराबर है। पर मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं। तो पहले क्यों नहीं बोला बे? खाली पकड़ मेरे से तूने कसरत करवाया। मेरे पास तो सिर्फ 630 रुपये हैं। 630 रुपये? कौन सी दवा दूँ, कौन सी निकालूं? वैसे तेरे को क्या पता है, चल मैं ही निकाल देता हूँ। भाई साहब, मेरी दादी बहुत बीमार है, उधार दे दो, मैं चुका दूंगा। पैसा गिनना आता है ना, तो पढ़ना भी आता होगा। हाँ। ये देख क्या लिखा हुआ है। 630 की दवा दूं या सारी दवाएं रख लूं? अरे जल्दी बोल ना। 630 के ही दे दीजिए। हे मोहन, ये सारी दवाएं अंदर रख। लो अम्मा, दवा। बाबा मैं सभी दवाइयाँ नहीं ला सका। कोई बात नहीं बेटा, जो ला सका उसी से काम चलाने की कोशिश करते हैं। बाबा कल से मैं भी काम पर लग जाऊंगा, मुझे भी पैसे कमाने हैं। नहीं गोपाल, हम पैसे का कछु ना कछु इंतजाम कर ही लेंगे। बेटा तुम्हारा 12वीं का साल है, अगर तुम काम करोगे तो पढ़ोगे कब? माँ, दादी का इतना बुरा हाल है कि अगर इनका ठीक से इलाज नहीं किया तो वो चली जाएगी। दादी को पता चला कि तूने पढ़ाई छोड़ दी है तो वैसे ही मर जाएगी। तू हमारा एक ही सहारा है, पढ़ेगा लिखेगा कुछ बनेगा तो हम सब आराम से रहेंगे। देख दादी की फिक्र मत कर, भगवान है ना। हा? क्या यार गोपाल, पूरा दिन चुप चुप, मेरे से मुड़ ऑफ है क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो फिर बात क्या है? चेहरा देखा है अपना, ऐसे लग रहा है जैसे किसी मैयत से आया है। मेरी दादी बहुत बीमार है, वो मरने की हालत में है। क्या बात कर रहा है? हॉस्पिटल में है क्या? नहीं, हॉस्पिटल के लिए उतने पैसे नहीं हैं और दवाइयों के लिए भी नहीं। हाँ यार, ये हॉस्पिटल और दवाइयों का बहुत खर्चा होता है नहीं? मेरे बाबा को भी हर महीने जाना पड़ता है। वो ठीक है, मेरी दीदी कमाती है इसलिए, वरना हमारी तो खटिया खड़ी हो जाती। मुझे दादी के दवाइयों के लिए 1000 रुपये चाहिए। 1000? हाँ, अभी कहाँ से आएगा ये पैसा? 1000। ए गोपाल, मेरे पास एक आइडिया है।
क्या आइडिया? हाँ तू चल, मैं बताता हूँ। अरे मुझे अरे बोल तू चल क्या तो सही, idea? मेरे पास आइडिया है। ₹1000 कहाँ से है? बाबा मैंने अपने दोस्त से लिया है, अब चिंता मत करो। कौन से दोस्त से? माँ अब बिल्कुल चिंता मत करो। चिंता काहे ना करें? पैसा के लिए कोई गलत काम तो नहीं किया हो ना गोपाल? नहीं माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे मेरा पैसा अभी के अभी वापस चाहिए, नहीं तो। बोला ना दे दूंगा। नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए। अभी के अभी कैसे दूं? मेरे पास पैसे नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता। अगर पैसा नहीं मिला तो देख लेना तेरे साथ क्या करती हूँ। का हुआ रे गोपाल बिटवा? कौन है बाहर? क्या बात है बिटवा? किससे झगड़ा कर रहा था बिटवा? दादी वो कुछ नहीं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए बिटवा? 1000 रुपए। 1000? हे भगवान, इतने पैसे तो ना है बेटा हमारे पास। तो कितने हैं आपके पास दादी? देखती हो बेटा। देख कितने हैं। दादी ये तो सिर्फ 123 रुपए है। बस बिटवा, इतने ही पैसे हैं हमारे पास। ठीक है दादी। एक बात सच सच बता बिटवा, हमारी दवाई के लिए पैसा कहाँ से आया? दादी आप वो सब मत सोचिए दादी, अब सो जाइए, जल्दी से ठीक हो जाइए दादी। अम्मा अभी तबीयत कैसी है? अब बिल्कुल ठीक हो, दवाई की कोई जरूरत नहीं। क्यों झूठ बोल रही है अम्मा? गोपाल, गोपाल, गोपाल अंदर है क्या अम्मा? अभी थोड़ी देर पहले मेरी बगल में बैठा था, फिर मेरी आंख लग गई, पता नहीं उसके बाद वो अंदर गया या कहीं और। गोपाल, गोपाल, लगता है सो गया होगा। ऐसे कैसे सो गया होगा? इस वक्त कभी सोता है क्या? गोपाल, 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 बेटा दरवाजा खोल बेटा। गोपाल, गोपाल, गोपाल दरवाजा खोल। दरवाजा कहाँ बंद किया है? गोपाल, तोड़ दो ना। गोपाल, अरे क्या हुआ? गोपाल, गोपाल।
साहब कोई सुसाइड नोट नहीं है। क्या हुआ था? पता नहीं, मैं और मेरी बीवी काम से लौटे, दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा खोल के देखा तो सब कुछ खत्म हो गया था। जब ये सब हुआ घर में कौन था? गोपाल अकेला था? मेरी माँ थी बाहर के कमरे में, बहुत बीमार है वो। हमारा बेटा गोपाल। जी शांत हो जाइए। आप बता सकती हैं क्या हुआ? वो ही हमारे पास यहाँ बैठा था, हमारा सिर थपथपा रहा था, फिर हम सो गए। माँ जी, लड़का किसी बात को लेकर परेशान था क्या? हाँ था, लेकिन उसने बताया नहीं। सुबह एक औरत आई थी, उससे पैसे मांग रही थी। हमार बिटवा गोपाल स्कूल भी नहीं गया। मुझे मेरा पैसा अभी के अभी वापस चाहिए। बोला ना दे दूंगा। नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए। कौन थी वो औरत? पता नहीं, हमने उसकी सिर्फ आवाज सुनी। हम तो इस बिस्तर से ठीक से उठ भी नहीं सकते ना। हमारा बिटवा गोपाल। ये पैसों की क्या बात थी? गोपाल कहीं से 1000 रुपया लाया था अपनी दादी की दवाइयों के लिए। हम लोग उसे बहुत पूछा, पैसे कहाँ से आए, कुछ बता ही नहीं रहा था। ये भी नहीं बताया कि कुछ परेशानी है। मेरा बच्चा, मेरा गोपाल। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गया था। अरे कोई रोको, अरे रोको, आए हमारे बिटवा गोपाल। लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था साहब। माँ बाप मजदूर हैं, लेकिन ये लड़का बहुत आगे जाने वाला था। ये लोग यहाँ इस घर में कितने टाइम से रह रहे हैं? यही कोई 10 साल पहले आए थे यहाँ। आज सुबह किसी से झगड़ा हुआ था लड़के का, किसी ने कुछ देखा? नहीं साहब। यही घर के बाहर किसी औरत के साथ झगड़ा हुआ था पैसों को लेकर। हाँ साहब, मैंने आज गोपाल के साथ एक औरत को देखा था। कहाँ? साहब वो मेरी साइकिल की दुकान है। आज सुबह जब मैं यहाँ काम कर रहा था तो मैंने देखा कि गोपाल और एक औरत आपस में झगड़ रहे हैं। साहब मैं ठीक से कुछ सुन नहीं पाया, लेकिन वो दोनों झगड़ रहे थे। गोपाल बेहाल लग रहा था साहब। वो औरत कौन थी? मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। तुम बता सकते हो गोपाल को 1000 रुपए किसने दिए थे? नहीं साहब। कुछ कर लिया होगा ऐसा वैसा, और डर की वजह से फिर जान दे दी। सिर्फ 1000 रुपए के लिए इसने जान दे दी, लेकिन आए कहाँ से इसके पास 1000 रुपए? इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि गोपाल का सुसाइड उस 1000 रुपए से जुड़ा था। पुलिस को इतना पता था कि इस केस में एक औरत थी जो गोपाल से पैसे वापस मांग रही थी। अब सवाल यह था कि गोपाल के पास वो पैसे कहां से आए और आखिरकार वो अजनबी औरत कौन थी। हमारा गोपाल हमारा सब कुछ था, पढ़ने का कुछ करने वाला था वो। मुझे फिक्र हो रही थी उन पैसों के लिए उसने कुछ गलत काम किया होगा। ये सब हमारे कारण हुआ है। भगवान हमें बुला क्यों नहीं लेता? अब नहीं जीना चाहते हम, बोझ बन गई हम सबके लिए। भगवान हमारे गोपाल को लौटा दो, हमारे गोपाल को लौटा दो, बदले में हमें ले जाओ। गोपाल का मोहल्ले या स्कूल में कोई खास दोस्त था जिससे हम बात कर सके? पता नहीं, वो गिरधारीलाल मानिकचंद म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ता था। 12वीं में था, बहुत उससे आता साहब, दिल का बहुत साफ था मेरा बच्चा। गोपाल मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट था। 10वीं भी हमारे स्कूल से पास की थी उसने, टॉप के नंबर आए थे उसके। फिर पता नहीं कब और कैसे वो बुरी संगत में फंस गया। उसका यहाँ कोई खास दोस्त जिससे वो बातें शेयर करता हो? किसी को तो बताया होगा कि उसे दवाई के पैसे कहाँ से मिले थे। हमारे ही क्लास में हरी नाम का एक लड़का है, उसकी और गोपाल की बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती थी।
5वीं कक्षा से साथ में पढ़ते थे दोनों। ये हरी कहाँ मिलेगा? हरी, गोपाल ने किसी से 1000 रुपए लिए थे, किसी औरत से। तुम्हें पता है औरत कौन है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। गोपाल तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था। हाँ सर। नहीं, तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त नहीं हो। तुम कुछ छिपा रहे हो, हमारी मदद नहीं कर रहे हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। सोच लो हरी, अगर तुम कुछ छिपा रहे हो तो बहुत गलत बात है, और ये अपने दोस्त के साथ दगाबाजी होगी। क्या यार गोपाल, पूरा दिन चुप चुप, मेरे से मुड़ ऑफ है क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो फिर बात क्या है? मुझे दादी के दवाइयों के लिए 1000 रुपए चाहिए। 1000? हाँ, अभी कहाँ से आएगा ये पैसा? 1000? ए गोपाल, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? हाँ तू चल, मैं बताता हूँ। अरे मुझे बोल, अरे तू क्या चल तो आइडिया? सही, मेरे पास आइडिया है। खाना बना दिया क्या? बस 10 मिनट। अरे हरी, रो क्यों रहा है? दीदी, तुमने मेरे दोस्त को मार डाला। तुम खूनी हो। तुम्हारी वजह से गोपाल ने अपनी जान ले ली। तुमने मारा है उसे। चुप! जो दोबारा अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो, अबे तुझे शर्म नहीं आती अपनी दीदी को खूनी बोलते हुए? अरे उसके कारण तेरे पेट में खाना है, ये कपड़े पहने हुए हैं, स्कूल जा रहा है तू। गोपाल को अपनी दादी माँ के दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे दीदी, वो सारे पैसे लौटा देता, पक्का लौटा देता दीदी। अरे यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर तेरी दीदी बुरा मान गई तो? अगर उन्होंने मना कर दिया तो? अरे नहीं, वो मना कर ही नहीं सकते, मैं जानता हूँ ना। तू रुक यहाँ पे, मैं अभी आता हूँ। हाँ माँ, बाबा, नीना दीदी काम से लौटी है क्या? आ रही है बेटा, क्या काम है? नहीं कुछ नहीं। अरे बता। हाँ माँ, नीना दीदी, नीना दी। हाँ बोल। मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप दोगी क्या? क्या? पैसे दीदी, पैसे चाहिए मुझे कुछ, आप दोगी क्या? मेरे पर्स से ले ले। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ माँ, जल्दी जा। हरी, मैं ये पैसे जल्द से जल्द तुझे लौटा दूंगा। अरे जल्द से जल्द तू दवाइयाँ खरीद, पैसे आराम से लौटाना, दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू यार। चल चल, थैंक यू का बच्चा। मैं चलता हूँ, बाय। नीना, इस महीने की तनख्वाह मिली क्या?
मुझे तरकारी लेने जाना है और इस महीने बिजली का बिल भी भरना है। हाँ हाँ मिली ना माँ, आपको रात को देना ही भूल गई। दे तो जरा। माँ ये तो सिर्फ 4,000 है, इसमें से 1,000 कहाँ गए? देवा रे देवा, अरे कहीं गिराए विराए तो नहीं है तूने? नहीं नहीं माँ, 2-2 बार गिनकर पर्स में रखे थे। तो फिर पर्स में ही होंगे ना, अच्छे से देखा तूने? हाँ। अरे इसमें तो कहीं भी नहीं है। अरे अब क्या करेंगे, सारा खर्चा महीने का सर पर है। किसी को दिए तो नहीं? नहीं माँ। कहीं खर्चा किया हो, सोच तो सही। हरी हरी हरी। हाँ दी, क्या हुआ? तूने कल मेरे पर्स में से कितने पैसे निकाले थे? 1,000 दीदी। 1,000? मुझे तो लगा तुझे 5-10 रुपयों की जरूरत है। 1,000 क्यों निकाले? ला वापस कर। हाँ दीदी, वो थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे पैसे। मैंने वो अपने दोस्त गोपाल को दिए हैं, उसके दादी माँ के दवाइयों के लिए चाहिए थे ना, तो तूने उसे उठा के 1,000 दे दिए? दीदी आपको तो पता है दवाइयाँ कितनी महंगी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना वो पैसे लौटा देगा। अरे हमारे घर में के पैसों का पेड़ लगा है। लेकिन बाबा। हरी, गोपाल 1,000 रुपए वापस कैसे लौटाएगा? उसके माँ बाप बिल्डिंग काम में मजदूरी करते हैं, उन्हें 2 वक्त का खाना नसीब होता है कि भी नहीं हमें पता नहीं। 1,000 रुपए कहाँ से लौटाएंगे वो लोग? हाँ दीदी वो पैसे जरूर लौटाएगा, मैं उसे जानता हूँ ना, वो पैसे लौटा देगा। दीदी चुप, उसने तुझे उल्लू बनाया और तू बन गया? नहीं माँ, वो नहीं माँ के बच्चे, ये तेरी दीदी की मेहनत की कमाई है। वो रात दिन एक करके एक एक पैसा जोड़ती है और तू सेठ बना घूमता रहता है, हा? अपने दोस्तों को पैसा बांटता फिरता रहता है। मुझे गोपाल का पता दे, मैं अभी उसके घर जाके अपने सारे पैसे लेकर आती हूँ। गोपाल पूरे पैसे लौटा देता दीदी, लेकिन आपने उसे डराया, उसे तकलीफ दी और उसने अपनी जान ले ली। हरी 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 हरी, मेरी बात तो सुन। हरी हरी सुन तो। नीना, उस दिन बेटा क्या हुआ था? तुमने उसे क्या बोला था? वो स्टेशन के बाद लूटा पार्टी हुई तो उसका क्या हुआ? सर मुझे मालूम है सर। थाबा बोल। सर मैं जानता हूँ वो औरत कौन थी जिसने गोपाल को पैसे दिए, और सर मैं ये भी जानता हूँ कि गोपाल ने अपनी जान क्यों ली। सर हरे चुप हो जाओ, शांत। मुझे बताओ कौन थी वो औरत और गोपाल ने सुसाइड क्यों किया? नीना साफ बताओ, तुमने गोपाल से ऐसा क्या बोला था? मुझे तो सिर्फ मेरे पैसे वापस चाहिए थे सर। मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठाएगा, उसे इतना बुरा लग जाएगा। देख गोपाल, कल तूने जो पैसे हरी से लिए थे वो मेरे हैं, मुझे अभी वापस चाहिए। 1 मिनट दीदी, नीचे आइए। दीदी मैंने वो पैसे तो दादी के दवाइयों पे खर्च कर दिए। झूठ बोलता है, कोई दवाई ववाई नहीं खरीदी तूने, उड़ा दिए होंगे कहीं। हाँ कसम दीदी, मैं सच बोल रहा हूँ। चुप कर, मुझे मेरे पैसे अभी के अभी वापस चाहिए।
नहीं तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाके तेरी कंप्लेन कर दूंगी, समझा? दीदी ऐसे मत कीजिए, मैं बोला ना मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। क्या हुआ रे गोपाल बिटवा, कौन है बाहर? दीदी 1 मिनट, मैं अंदर से आया। अंदर से मेरे पैसे ले आना, पूरे 1000 थे, 500 के 2 नोट। दीदी मेरे पास अभी सिर्फ 123 रुपए हैं, ये भी मैंने दादी के पोटली में से लिए हैं। मैं जल्द से जल्द आपको बाकी के पैसे लौटा दूंगा। बाकी के पैसे शाम तक ले आना, समझा? दीदी शाम तक कैसे होगा, थोड़ा टाइम तो दो ना। मुझे कुछ नहीं मालूम, कहीं से भी लेकर आ, लेकिन गोपाल शाम तक अगर मेरे पैसे नहीं लाया ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। और अगर तुझे ऐसा लगता है कि मेरा पागल भाई हरी तेरा साथ देगा तो भूल जा। और पता है मैं पुलिस को जाकर क्या बोलूंगी? क्या दीदी? रेप, तूने मेरा रेप करने की कोशिश की और मेरे पैसे चुरा लिए, और वो भी 1000 नहीं, पूरे 10,000। जिंदगी बर्बाद कर दूंगी तेरी, समझा? नहीं दीदी ऐसा मत करो दीदी। दीदी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा दीदी। तूने अगर आज शाम तक मेरे पैसे नहीं लौटाए ना गोपाल, तो तुझे तो 7 साल की सजा होगी होगी, साथ में तेरे माँ बाप की बदनामी होगी, सो अलग, समझा? दीदी दीदी मैं सच में पुलिस के पास चली जाऊंगी, देख लेना। और अगर तुझे ऐसा लगता है कि मेरा पागल भाई हरी तेरा साथ देगा तो भूल जा। और पता है मैं पुलिस को जाकर क्या बोलूंगी? रेप, तूने मेरा रेप करने की कोशिश की और मेरे पैसे चुरा लिए, और वो भी 1000 नहीं, पूरे 10,000। जिंदगी बर्बाद कर दूंगी तेरी। नीना, तुमने वाकई उस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। सर मैंने तो उसे सिर्फ धमकी दी थी ताकि वो मेरे पैसे लौटा दे। मुझे सच में नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। तुमने भी तो उसे इतनी बड़ी धमकी दी थी, एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उस बेचारे के दिल दिमाग पर क्या बीतेगी। वो एक बहुत अच्छा लड़का था, एक अच्छा स्टूडेंट, अपने गरीब माँ बाप का इकलौता सहारा। सिर्फ 1000 रुपयों के लिए तुमने उसे इतना जलील किया कि उसने अपनी जान ले ली। 1000 रुपए मेरे लिए भी जिंदगी और मौत जैसे थे सर। हमारा परिवार भी गरीब है, एक पैसा मायने रखता है। मेरी सैलरी सिर्फ 5000 है, उसमें बाबा की दवाइयाँ, घर के खर्चे, हरी की पढ़ाई, टूटी हुई चप्पल पहन के ऑफिस जाती हूँ मैं सर। 6 दिवालियां निकल गई, घर वालों ने नए कपड़े नहीं पहने, मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी है जिन्हें रोज धो कर पहनती हूँ। महीने के आखिर में हाथ में 10-20 रुपए भी नहीं बचते सर। और मेरे भाई हरी ने 1000 रुपए उठा के गोपाल को दे दिए। भूखे मरना पड़ता हम सबको सर। दुनिया ये बातें नहीं देखती, किसी को कोई पड़ी नहीं है। और मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी, मैं तो खुद बहुत डरी हुई थी सर। अगर गोपाल पैसे नहीं लौटाता तो हमारा क्या होता सर? हमारा क्या होता? मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बच्चे को? मैंने अपने आप को मार देना चाहिए था। मैं बोझ बन गई हूँ सबके ऊपर। मेरा गोपाल मेरे कारण चला गया। मैंने तुम दोनों की जिंदगी खराब कर दी। मुझे माफ कर दो रघु बेटा, रत्ना बहू मुझे माफ कर दो।
जीना मरने से भारी पड़ रहा है। नहीं जीना मुझे। नीना गिरफ्तार हुई और इस वक्त जमानत पर है। नीना की बेहुदा धमकी और आरोप ने गोपाल को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। एक नजरिए से देखा जाए तो नीना मुजरिम है और गोपाल और उसका परिवार पीड़ित। पर हकीकत यह है कि गोपाल और नीना और उनके परिवार दोनों पीड़ित हैं। 1000 रुपए क्या मायने रखते हैं? गोपाल 1000 रुपए से दवाइयां खरीदकर अपनी बीमार दादी माँ की जिंदगी बचाना चाहता था और नीना के लिए इन्हीं 1000 रुपयों का मतलब था पूरे 1 महीने का राशन। और हमारे शाइनिंग इंडिया के महानगरों में 1000 रुपए का मतलब है रेस्टोरेंट में 1 डिनर का बिल। दवाइयां बनाने वाली कंपनीज अरबों रुपया कमाती हैं। देश में एक से एक टॉप स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, पर गोपाल की दादी माँ जैसे लाखों हिंदुस्तानी इलाज और दवाइयों से मोहताज हैं। इस दुर्दशा के लिए हम सरकार और प्रशासन को दोषी ठहराते हैं, लेकिन एक सच्चाई से हम सब वाकिफ हैं कि नेता और वादे दोनों बदलेंगे, लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाएं, तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। जिनकी आमदनी बहुत अच्छी है वो व्यक्तिगत तौर पर हॉस्पिटल्स में डोनेशन दे सकते हैं, जिससे गरीबों का मुफ्त इलाज हो, उन्हें दवाइयां उपलब्ध हों। हर बड़े ऑफिस में एक मेडिकल एड फंड बनाया जा सकता है, जहां लोग हर महीने अपनी तनख्वाह से एक छोटा सा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज अपने एनुअल फंड में से एक हिस्सा गरीबों के इलाज के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। अब सबसे पहले सबके मन में एक ही सवाल उठेगा कि करप्ट लोग ये पैसा गरीबों तक पहुंचने ही नहीं देंगे। पर करप्शन के बावजूद भी अगर हमारी मदद से कुछ जानें बच सकती हैं, एक गोपाल बच सकता है, एक नीना की दुनिया को बिखरने से रोका जा सकता है, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने कुछ तो किया। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।